नमस्कार साथियों, आज का लीगल वीडियो का ये सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसके ड्राफ्टिंग को देखेंगे। दोस्तों, हम आपको पूरा लिखना सिखाएंगे कि इसके अंतर्गत आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है तो किस तरीके से आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ऑर्डर 9 रूल 13 आखिर है क्या। तो दोस्तों, ऑर्डर 9 रूल 13 क्या होता है? जब कभी डिफेंडेंट के अगेंस्ट, जो व्यक्ति है, जो डिफेंडेंट है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर एक पक्षीय कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। एक पक्षीय सुनवाई कब शुरू होती है? जब वो माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होता है। तो वो उसकी नॉन प्रेजेंट के कारण, वो क्योंकि बार बार माननीय न्यायालय के द्वारा सूचना देने पर भी न्यायालय में हाजिर नहीं हो रहा है, तो न्यायालय उसे बिना सुने उसके अगेंस्ट कार्रवाई शुरू कर देती है। जो प्रार्थी होता है, जो प्लेंटिफ होता है, तो वो उसे ही सुनती है, उसके ही एविडेंस लेती है और एक पक्षीय यहाँ पर डिक्री जजमेंट यहाँ पर पारित कर देती है। तो दोस्तों, एक पक्षीय जो जजमेंट होता है, उसके बाद जो डिक्री बनती है, वो यहाँ पर पारित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब पूरी कार्रवाई हो गई, जजमेंट लिख गया, डिक्री बन गई, उसके बाद भी जब डिफेंडेंट है, उसको यहाँ पर मौका है वो कोर्ट में आए और ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत एप्लीकेशन मूव करे कोर्ट के समक्ष की एक यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा, सेटिस्फैक्ट्री यहाँ पर रीज़न देना पड़ेगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो कोर्ट में क्यों नहीं आ पाया। जैसे कि उसे उस मामले की कोई जानकारी नहीं थी, जो दूसरी पार्टी थी उसने यहाँ पर पोस्टमैन से यहाँ पर सांठगांठ कर ली और फर्जी रिपोर्ट लगवा दी कि लेने से मना कर दिया या तामील हो गई। तो इस तरीके से के रीज़न होने चाहिए जो कोर्ट को ये बताए कि हाँ, इस परिस्थिति में ये उपस्थित नहीं हो सकता था। तो दोस्तों, इस तरीके से ये ऑर्डर 9 रूल 13 के अंतर्गत हमें एप्लीकेशन लिखनी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और, ये अकेले नहीं लगेगी, इसके साथ सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी लगेगा। साथियों, अब देख लेते हैं कि ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत आपको किस तरीके से प्रार्थना पत्र ये तैयार करना है। सबसे पहले आपको कोर्ट का नाम लिख देना है जिस कोर्ट में ये प्रार्थना पत्र लगाना है। जैसे कि हमने ऊपर लिखा है, न्यायालय श्रीमान प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश महोदय, आगरा। तो ये लिख देना है। वाद संख्या लिख देना है जिस वाद में ये एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित हुई है। पार्टीज़ के नाम लिख देने हैं। तो दोस्तों, पार्टीज़ के नाम लिखने के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये है कि पार्टीज़ के नाम यहाँ पर जो आगरा में जो यहाँ पर ड्राफ्टिंग का चलता आ रहा है, यहाँ पर पार्टीज़ के नाम उलट जाते हैं, यहाँ पर बदल जाते हैं। जैसे कि जो जजमेंट दिया गया, डिग्री पारित की गई, उसमें था सा बनाम आ, लेकिन अब क्योंकि आ के विरुद्ध ये डिग्री पारित हुई थी, निर्णय पारित हुआ था, अब उसका नाम पहले आ जाएगा। अब हो जाएगा आ बनाम सा, उसकी डिटेल भर जाएगी, जैसे कि इसके पति का नाम और इसके निवास स्थान, आयु, ये आपको भर देनी है बनाम, ठीक है, सा कर देना है। और अब लिख देना अंतर्गत धारा, किस धारा के धारा में मामला चला था वो आपको लिख देना है। जैसे कि ये डिवोर्स का मैटर था जिसमें ये एक पक्षीय डिक्री व निर्णय पारित करा लिया गया था, ठीक है, कर दिया गया था। अब वाद संख्या आप दोबारा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आपको मेन विषय पे आ जाना है कि सब्जेक्ट क्या लिखना है। तो आपको लिखना है प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सापठित धारा 151 सीपीसी, ये आपको लिख देना है। इसमें सापठित धारा 151 सीपीसी इसलिए लिख दिया है कि सीपीसी 151 सीपीसी के अंतर्गत यहाँ पर इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट है, तो ये आपको लिख देना है। अब आपको लिखना है प्रार्थियां निम्नलिखित निवेदन करती है। पहला पॉइंट आपको ये बताना है कि किस न्यायालय द्वारा
कब मेरे विरुद्ध ये डिक्री व निर्णय पारित किया गया। तो आपको लिख देना है यहाँ पर यह है कि माननीय न्यायालय महोदय अपर प्रधान पारिवारिक न्यायाधीश, ठीक है, कौन सी संख्या है वो आपको डाल देनी है, दोबारा उक्त वाद में दिनांक इतने को प्रार्थिया के विरुद्ध एक पक्षीय डिक्री व निर्णय पारित कर दिया गया, एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। ठीक है, ये आपको लिख देनी। केवल डिक्री भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ऑर्डर 9 रूल 13 में केवल डिक्री के शब्द का यूज़ हुआ है, तो आप केवल डिक्री लिखेंगे कि एक पक्षीय डिक्री पारित कर दी गई, वो भी सही है। सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि यह कि उक्त वाद में प्रार्थिया को कभी भी कोई समन प्राप्त नहीं हुआ और ना ही उसे किसी अन्य माध्यम से ये जानकारी हुई कि उसके विरुद्ध उक्त वाद इस ज़िले में चल रहा है, जिस कारण प्रार्थिया, ठीक है, इसमें और गलत लिख गया, थोड़ा सही कर लीजिएगा, प्रार्थिया की जगह प्रतिवादी अभी लिख गया है, जिस कारण प्रार्थिया उक्त माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी और माननीय न्यायालय महोदय द्वारा दिनांक इतनी को प्रार्थिया की अनुपस्थिति में वाद की कार्रवाई को एक पक्षीय रूप से अग्रसर करते हुए दिनांक इतने को प्रार्थिया के विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय ऑब्लिक डिक्री पारित कर दी गई। तो आप सेकंड पॉइंट में ये बता रहे हैं कि मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं थी कि मेरे अगेंस्ट ऐसा वाद चल रहा है, क्योंकि मुझे ना तो कोई नोटिस मिला, ना ही मेरे पे कोई नोटिस मिला, ना समन मिली, ना किसी अन्य माध्यम से मुझे ये जानकारी हुई, तो मैं कोर्ट में आ नहीं सकी और एक पक्षीय आदेश इतनी तारीख को पारित कर दिया गया और एक पक्षीय सुनवाई करते हुए उसके एक पक्षी जो मतलब प्रार्थी था, जो प्लेंटिफ था, उसी प्लेंटिफ की ही बात को सुना गया, उसी के एविडेंस लिए गए और मेरे को तो सुना ही नहीं गया और मेरे अगेंस्ट ये एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। ये आपको लिख देना है। तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे ये है कि प्रार्थिया उपयुक्त वाद की कोई सूचना ना होने के कारण उपयुक्त वाद में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी और ना ही अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रख सकी। तो दोस्तों यहाँ पर आप तीसरे पॉइंट में बता रहे हैं कि क्या कारण था जिस कारण वो आपने बताया कि उक्त कारण से वो माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी और अपना जो जवाब देती, अपना पक्ष रखती, एविडेंस रखती, वो नहीं कर सकी। अब आपको फोर्थ पॉइंट में लिखना है कि प्रार्थिया को उक्त वाद की जानकारी दिनांक इतने को हुई जब प्रार्थिया अपने धारा 9 के अंतर्गत एक वाद चल रहा था, प्रार्थिया ने डाला था, तो उसकी सुनवाई में तो कोर्ट के द्वारा वो मीडिएशन में फ़ाइल भेज दी गई कि दोनों को सुलह कराई जाए। सुलह के दौरान ही उसने, जो दूसरी पार्टी थी जिसने यहाँ पर डिग्री और जजमेंट प्राप्त किया है, तो उसने बताया कि मैंने तो तुम्हारे से डिवोर्स ले लिया है, ठीक है, एक पक्षी ने यहाँ पर डिवोर्स ले लिया है, तो मुझे यहाँ पर जानकारी हुई। जब उसने काउंसलर को बताया, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, यह कि प्रार्थिया को उक्त वाद की जानकारी दिनांक इतने को हुई जब प्रार्थिया के धारा 9 के अंतर्गत वाद संख्या आपको लिख देंगे धारा 9 में मीडिएशन की सुनवाई थी, जिसमें विपक्षी द्वारा जिला कौन से ज़िले में थी कार्रवाई वो आपको लिख देना है। तो उसमें ये बताया गया कि मेरे द्वारा परिवार न्यायालय इस ज़िले में ये एक पक्षीय जजमेंट प्राप्त कर लिया गया है, डिग्री प्राप्त कर ली गई है, तुम्हारे अगेंस्ट मैंने डिवोर्स ले लिया है, ठीक है, ये उसने बताया काउंसलर को। तब मुझे जानकारी हुई। प्रार्थिया दिनांक इतने को यहाँ पर ये डिग्री और जजमेंट पारित हुआ है वहाँ पर आई, ठीक है, आई और उक्त वाद की जानकारी की तो उसे पता चला कि वास्तव में उसके पति द्वारा उसके विरुद्ध उक्त वाद दाखिल किया गया था और उक्त वाद में उसके विरुद्ध एक पक्षीय डिग्री व निर्णय पारित इतनी तारीख को हो गया है। दोस्तों और भी कोई रीज़न हो सकता है, ये एक रीज़न है, ठीक है। दूसरा रीज़न हो सकता है उसने कहीं पर अपने बयानों में, दूसरे मामलों के बयानों में, जैसे कि सेक्शन 9 का ही बात चल रहा है, उसमें गवाही हुई और गवाही में ऐसे वादों के संबंध में पूछा गया तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा डिवोर्स मैंने प्राप्त कर लिया है एक पक्षीय निर्णय और डिग्री के माध्यम से। तो ये भी रीज़न हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो उसे पता चला कि वास्तव में उसके अगेंस्ट ये जब वो यहाँ पर ज़िले में आई तो उसने पता किया कोर्ट में कि मेरे अगेंस्ट ये ऐसा निर्णय या डिग्री पारित हुई है, तो उसे पता चला हाँ सच में ऐसा हुआ है। प्रार्थिया को जैसे ही उक्त वाद की जानकारी हुई वो दिनांक इतने को वाद में पारित एक पक्षीय निर्णय व डिग्री की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की। वह तुरंत समय सीमा के अंदर तहत माननीय न्यायालय महोदय द्वारा दिनांक को प्रार्थिया के विरुद्ध एक पक्षीय डिग्री व निर्णय को अपास्त कराने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तो अब ये बताना है कि जैसे ही उसे जानकारी हुई उस ज़िले में उसने कोर्ट में आके प्राप्त की, तो अब वो क्या करेगी, सत्य प्रतिलिपि निकालेगी, सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएगी, किसकी, निर्णय की और डिग्री की। ये इंपॉर्टेंट
बात है, आप समझ लीजिए कि आपको जब ये जजमेंट और डिग्री यहाँ पर अपास्त करानी है, सेट असाइड करानी है, तो आपको यहाँ पर उसके निर्णय की कॉपी चाहिए सर्टिफाइड, और डिग्री की सर्टिफाइड कॉपी आपको चाहिए, और साथ में ये प्रार्थना पत्र आपको लगा देना है। ठीक है, सत्य प्रतिलिपि तुरंत यहाँ पर निकलवाई, और ये प्रार्थना पत्र तुरंत यहाँ पर दिनांक को प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, अपास्त कराने के लिए, एक पक्षीय डिग्री व निर्णय को अपास्त कराने के लिए ये प्रार्थना पत्र अब प्रस्तुत कर रही है। 6 पॉइंट में आपको लिखना है कि प्रार्थिया की उक्त वाद में उक्त माननीय न्यायालय के समक्ष अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं की गई थी। दोस्तों, जो न्यायालय के समक्ष उसकी अनुपस्थिति जानबूझकर नहीं थी, मेलाफाइड उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसके पीछे उक्त वास्तविक कारण थे। वास्तविक कारण मतलब बोनाफाइड रीज़न थे। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का बेहतर से बेहतर अवसर दिया जाना चाहिए। इसीलिए प्रार्थिया के विरुद्ध पारित एक पक्षीय डिग्री को अपास्त किया जाना न्याय हित में अति आवश्यक है। यदि उक्त वाद में एक पक्षीय डिग्री को अपास्त नहीं किया गया तो प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी। यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, आप सही कर लें। प्रार्थिया है, केवल प्रतिवादी नहीं है। प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति होगी। अब प्रार्थना आप कर देंगे। अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उक्त वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर न्याय हित में प्रार्थिया अवलिक प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक इतने को पारित एक पक्षीय डिग्री व निर्णय को अपास्त करने का आदेश पारित करें। एक प्रार्थी को उपयुक्त वाद की कार्रवाई में शामिल होने का अवसर देने की कृपा करें। तो अब यहाँ लास्ट में प्रार्थना करेंगे कि विनम्र प्रार्थना है कि उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर न्याय हित में प्रार्थिया के विरुद्ध पारित इतनी तारीख को जो जजमेंट डिग्री पारित की गई, जो एक पक्षीय आदेश पारित किया गया, उसको यहाँ पर अपास्त करें और प्रार्थिया को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान